नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो बिजनेस इन्वायरमेंट का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 के बारे में। फिर उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे, उसके ब्रांचेज ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में जानेंगे, उसका क्या क्या ब्रांच है। फिर फॉरेन मार्केट में हम लोग किस तरीके से डोमेस्टिक मार्केट को एंटर करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, इनके बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उससे मिस ना कर सके। तो बढ़ते आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करें न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 के बारे में। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे गए थे। 1991 से पहले कुछ जो पॉलिसीज़ थे उनको हटा दिया गया, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है उनको हटा दिया गया था। तो 1991 में जब नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया तो उसमें इंडियन इकोनॉमी को और इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन कंपनी को, जो यहाँ के लोकल कंपनीज होते हैं, लोकल प्राइवेट सेक्टर के कंपनी या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के कंपनी जो होते हैं, उन लोगों को बहुत सारा ऐसा फ़ायदा देखने को मिला। तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने खुद निकाले हैं। तो वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है तो वो हम लोग देखेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द लॉन्चिंग ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1991 आर स्टार्टेड एज फॉलोज। The main objective was to plug Indian economy into the arena of globalization and to give it a new trust on market orientation. ये पॉलिसी, नया पॉलिसी आने के कारण इंडियन इकोनॉमी जो है वो अरीना ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन का जितना भी बड़ा मार्केट है, जितना बड़ा मार्केट है ग्लोबलाइजेशन, उसके अंदर इंडियन इकोनॉमी भी पार्टिसिपेट किया है, इंडियन कंपनीज भी पार्टिसिपेट किया, और जिससे इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ जो है, ग्रोथ रेट वो बढ़ने लगता है। तो इसमें नया ट्रस्ट भी उनको मिलता है, नया ट्रस्ट अपना बनाना पड़ता है इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन गवर्नमेंट को या फिर इंडियन कंपनीज को उस ग्लोबलाइजेशन मार्केट में, कि हाँ मेरा भी कंपनी है, मेरा भी प्रोडक्ट अच्छा देता है, अच्छा बनाता है, अच्छा रिलेशन रखता है। तो ये सब ये उन लोग को पहला पार्ट में देखा गया था, पहला ऑब्जेक्टिव उन लोग का था। फिर द NIP इंटेंडेड टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। फिर जब NIP आया तो फिर इसमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी देखने को मिला, इन्फ्लेशन हम लोग को अपना ग्रोथ रेट में देखने को मिला। फिर आता है इट इंटेंडेड टू मूव टूवर्ड्स हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एंड टू बिल्ड सफिशेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फिर जब ये इंडियन पॉलिसी जो आया, इंटरनेशनल पॉलिसी जो नया बना, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी हम लोग को बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिला, बहुत ज़्यादा हाई इसका ग्रोथ हुआ, बहुत ज़्यादा मूव हुआ। उसके बाद इसमें एक इसका जो रेट है वो एक सफिशेंट बिल्ड तैयार किया फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, इन सब में एक अच्छा बिल्ड, अच्छा रिकॉर्ड, अच्छा ग्रोथ कायम किया है। उसके बाद इट वांटेड टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड टू कन्वर्ट द इकोनॉमिक इनटू मार्केट कंपनी बाय रिमूविंग ऑल काइंड्स ऑफ अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस। और इसमें क्या था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो भी आया था उसमें इंडस्ट्री का क्या नीड था, कि वो लोग ये चाहते थे कि जो भी स्टेबलाइजेशन है इकोनॉमिक में, उसको कन्वर्ट करके इकोनॉमी इनटू मार्केट इकोनॉमी में जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, कि आप बाहर पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या फिर बाहर का पैसा आप इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या फिर आप बाहर में जाकर काम नहीं कर सकते, लेबर नहीं ढूंढ सकते, इन सभी जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस है उसको हटा दिया गया था, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है और तेज़ी से बढ़ रहा है। It wanted to permit the international flow of goods, services, capital, human resources and technology without many restrictions। और वो लोग ये चाहते थे कि जो भी उन लोगों ने गुड्स लगाए हैं, जो भी सर्विसेज लगाए हैं, जो भी कैपिटल लगाया है, जो भी ह्यूमन रिसोर्स आया है, टेक्नोलॉजी आया है, वो सभी में ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाए, कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो है हटा दिए जाए। ये उन लोग का परमिशन चाहिए था, कि उन लोग का यही नीड था, ये लोग यही चाहते थे, ये सारे इंडस्ट्री वाले। फिर इट वॉन्टेड टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन द ऑल सेक्टर इकोनॉमी। यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को बोला जाता है कि जो भी इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, इंडस्ट्रीज के ओनर्स होते हैं, बड़े बड़े ओनर्स हैं, उन लोगों को यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स कहा गया है। उन लोग का यहाँ पे जो है पार्टिसिपेशन बढ़ गया, गवर्नमेंट
इंडस्ट्री के बदौलत इन लोग का रेशियो जो है बहुत ज़्यादा हाई होता गया, जिसमें हम लोगों ने जिसमें प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में, जैसे कि हम लोगों ने समझा था कि थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट जो है, प्राइवेटाइजेशन में मेनली हम लोगों ने समझा था कि गवर्नमेंट जो है अपना डिसीजन मेकिंग यानी कि पावर ऑफ अटर्नी जो है वो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा देने लगा, वो 51 का रेशियो पे चला गया, और ये गवर्नमेंट जो है वो 49 के रेशियो यानी कि शेयर पे आ गया, जिससे कि डिसीजन मेकिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर का होगा, और कहीं कहीं जो हो वो गवर्नमेंट अपना डिसीजन दे सकता है। इस तरीके से हो गया था। तो यहाँ पे भी वही चाहते थे, जो भी प्राइवेट प्लेयर्स थे वो भी यही चाहते थे, और यही हो भी रहा था। दैट इज़ वाई द रिजर्व्ड नंबर ऑफ सेक्टर्स फॉर गवर्नमेंट वेयर रिड्यूस्ड, जिसके कारण क्या हुआ, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ है, वो रिड्यूस होता गया और वो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर पे जाने लगा। तो जिसके कारण इकोनॉमी भी जो है वो बढ़ते आ गया। अब आता है ब्रांचेस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो हम लोगों ने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव जान लिए। अब हम लोग उसके ब्रांचेस जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के, इनमें क्या फ़र्क आया, इनमें क्या चेंजेस आया, ये हम लोग देखेंगे। तो लिबरलाइजेशन के ऊपर, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हमने एक इंडिविजुअली वीडियो बना के रखा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए एग्जाम में। तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन, ऑल कमर्शियल बैंक्स वेयर नाउ फ्री टू फिक्स देयर इंटरेस्ट रेट्स। लिबरलाइजेशन में क्या हो गया, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन लोग को इंटरेस्ट रेट फिक्स करने का और बढ़ाने का या कम करने का मौका मिल गया। उन लोग फ्री है, वो लोग जब चाहे अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। इसके पहले क्या था, इस पॉलिसी के पहले सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ऐसा कर सकता था। उसके बाद फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग कहते हैं कि आरबीआई जो है वो इसके पहले कर सकता था, सिर्फ उसे ही फ्री था, अलाउ था, बाकी किसी को अलाउ नहीं था। लेकिन इसके बाद जो है 1991 के बाद जो है सारे कॉमर्शियल बैंक्स जो है वो लोग कर सकते थे। इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाज इंक्रीज टू ₹1 करोड़। फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिमिट जो था छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ का, उन लोग का इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया था। हो सकता है पहले, उसके पहले 90 लाख होता, 50 लाख होता, 1 लाख होता, 10 लाख होता, तो इसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया कि आप 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद इंडियन इंडस्ट्री वेयर गिवन द फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। फिर इंडियन इंडस्ट्री जो है वो उनको फ्रीडम मिल गया कि आप कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो, बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हो और आप अपने घर में भी बना सकते हो। फिर कंपनीज वेयर गिवन फ्रीडम टू एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी बेस्ड ऑन मार्केट। फिर कंपनीज क्या किया, इन्होंने कंपनीज को एक ऐसा फ्रीडम मिला कि वो अपना प्रोडक्शन को जो है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को जो है एक्सपेंड कर सकते, जितना चाहे फ्लेक्सिबल कर सकते, जितना चाहे एक्सपेंड कर सकते और डाइवर्सिफाई कर सकते, जिसके कारण मार्केट में भी इनका रिक्वायरमेंट बढ़ गया। और मार्केट में रिक्वायरमेंट यानी कि मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने से उन लोग का फ़ायदा ही फ़ायदा है कि उनका जो डिमांड है, उनका जो प्रोडक्शन है वो और भी एक्सपेंड होगा। लेकिन इसके पहले 1991 में जो था उसमें गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स करके रखा था कि आपको बस इतना ही प्रोडक्शन बनाना है, इतना ही प्रोडक्शन करना है। प्रीवियसली द गवर्नमेंट यूज्ड टू फिक्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वेयर एपोलिस्ड, licensing was removed in the private sector and only a few industries were required to obtain license, namely require liquor, cigarette, industrial explosives, defense equipment, hazardous केमिकल्स एंड ड्रग्स। तो यहाँ पे जो भी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस थे, पार्टिसिपेशन थे, एपोलिस्ट थे, उन सभी को हटा दिया था। बस कुछ चीज़ों में जो है प्राइवेट सेक्टर के कुछ फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में जो है लाइसेंस रिक्वायर्ड किया गया था कि अगर आपका नाम नहीं रहेगा, आपका लाइसेंस नहीं होगा, या फिर आपका लिकर खरीदने या बेचने का लाइसेंस या सिगरेट बेचने का लाइसेंस नहीं होगा, तब तक आप उसको नहीं कर सकते, नहीं खरीद सकते, नहीं बेच सकते हो, नहीं यूज़ कर सकते हो। जिसमें कि हेरेजियस केमिकल ड्रग्स भी आता है। यहाँ पे इनको मेडिसिन भी बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ब्रैकेट में मेडिसिन लिख देते हैं। ये मेडिसिन होता है, ड्रग्स जो होता है, केमिकल्स जो होते हैं वो मेडिसिन में आते हैं। फिर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव डिफेंस से हम लोग समझ गए कि जैसे कि बॉम्ब वगैरह, गन, ये सब, हैंड ग्रेनेड, परमाणु बम, मिसाइल, ये सब जो है इन सभी का एक लाइसेंस है जो गवर्नमेंट ही सिर्फ प्रोवाइड करता है। फिर आता है प्राइवेटाइजेशन, वो तो लिबरलाइजेशन का हो गया। अब हम लोग प्राइवेटाइजेशन के बारे में समझेंगे। द अंडर दिस
मैनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को PSU बोलते हैं, वेयर सोल्ड टू प्राइवेट प्लेयर्स। जो गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे जो गवर्नमेंट के इंडस्ट्रीज थे, उन लोगों ने क्या किया कि अपने कुछ नहीं, अधिकतर कंपनीज, अधिकतर इंडस्ट्रीज को जो है प्राइवेट प्लेयर्स को बेचना शुरू कर दिया, ताकि उनका भी इंटरेस्ट, ग्रोथ रेट, इकोनॉमी रेट बढ़ाया जा सके। बेचना शुरू क्या कर दिया कि मतलब उनको पावर ऑफ अटर्नी दे दिया, उनको उनका शेयर 51 या फिर 60 या फिर 70 कर दिया, और खुद का शेयर 30, 40 या फिर 49 कर दिया। इस तरीके से 50-50 पे नहीं रखा। 50-50 पे रखने पे क्या होता कि दोनों डिसीजन करता तभी होता, लेकिन यहाँ पे किसी फैक्ट्रीज में जो है वो 50-50 का शेयर होगा या फिर 70-80 का शेयर, 70-30 का शेयर होगा, इस तरीके से। ये तो अधिकतर गवर्नमेंट ने क्या किया, सभी को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, मतलब शेयर, उसका पावर ऑफ अटर्नी उन्हें बना दिया, जिसके डिसीजन मेकिंग, उनका इन्वेस्टमेंट बस गवर्नमेंट का ये होता था। PSU शेयर्स वेर सोल्ड टू प्राइवेट प्लेयर्स। PSU जो है अपना शेयर को प्राइवेट प्लेयर्स को बेचना शुरू कर दिया। PSU वेयर डिसइन्वेस्टेड, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर। द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस्ड टू 3, मीनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट एंड एटॉमिक एनर्जी। फिर कुछ जो है नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो सिर्फ रिजर्व रहा गवर्नमेंट का, बाकी सभी को पब्लिक सेक्टर में दे दिया गया। वो क्या क्या थे? एटॉमिक मिनरल्स, रेलवे ट्रांसपोर्ट और एटॉमिक एनर्जी। इन सभी को जो है गवर्नमेंट ने रखा, बाकी सभी को प्राइवेट सेक्टर में शेयर कर दिया। उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ? टैरिफ्स वेयर रिड्यूस्ड, रिडक्शन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर। इसमें क्या गया, 1991 के बाद जो भी रिडक्शन थे, जो भी रिडक्शन ड्यूटीज, टैक्सेस जो लगते थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इन्वेस्टर्स को, उन सभी को हटा दिया गया, जिसके कारण बहुत और ग्लोबल में और भी जितने भी इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े या छोटे छोटे इन्वेस्टर्स थे, उन लोग को भी अट्रैक्ट करने का मौका, अट्रैक्शन मिल गया कि हाँ, आप अगर डोमेस्टिक मार्केट में यानी कि इंडियन मार्केट में अगर अपना सामान बेचोगे तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ज़्यादा टैक्सेस देने नहीं पड़ेंगे। ये सब हुआ। फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाज द लॉन्ग टर्म। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो लंबा समय तक चलने वाला था। लिबरल एंड ओपन पॉलिसी वाज इन्फोर्स्ड। जो भी लिबरल एंड ओपन पॉलिसी, जो भी खुला हुआ पॉलिसी था, जो भी ओपन पॉलिसी था, उसको हटा दिया गया, इन्फोर्स कर दिया गया। फिर इंडियन करेंसी वाज मेड पार्शियली कन्वर्टेबल। इंडियन करेंसी जो है वो पार्शियली कन्वर्ट होता गया। फिर द इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज इंक्रीज। फिर यहाँ पे जो भी इक्विटी यानी कि शेयर, जो भी इंडस्ट्री के शेयर्स होते हैं, उनका लिमिट भी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बढ़ा दिया गया कि आप जितना चाहो इन्वेस्ट कर सकते हो, जितना चाहो आप शेयर खरीद सकते हो। इंडियन के लिए भी वही हुआ और फॉरेनर्स के लिए भी यही हुआ। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, लिबरलाइजेशन के, प्राइवेटाइजेशन के और ग्लोबलाइजेशन के। अब हम लोग इसके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में समझते हैं। Contract manufacturing is strategy in which the domestic firm can enter into foreign market to do its business. Contract manufacturing एक strategy है जो domestic firm को ये बताता है कि वो फॉरेन मार्केट में किस तरीके से एंटर करेंगे और किस तरीके से अपना बिजनेस चलाएंगे। इन दिस स्ट्रेटजी अ डोमेस्टिक फर्म में मेक कॉन्टैक्ट विथ अ फॉरेन फर्म इन द फॉरेन कंट्री। डोमेस्टिक फर्म जो है वो कॉन्टैक्ट करता है फॉरेन कंट्री के फॉरेन फर्म से या फिर फॉरेन गवर्नमेंट से कि अपना वो बिजनेस चला सके या नहीं चला सके। और आफ्टर दैट द डोमेस्टिक फर्म एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ द फॉरेन फर्म विथ टू मैन्युफैक्चर इट्स प्रोडक्ट और असेंबल इट्स प्रोडक्ट। फिर उसके बाद डोमेस्टिक फर्म जो है वो एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट के फॉरेन फर्म के, जो उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, उसे असेंबल करेंगे और फिर उसे फॉरेन कंट्री में, फॉरेन मार्केट में बेचेंगे। द कंपनी हाउएवर रिटेन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट। ये होता है। उसके बाद मेन एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, द कंपनी हैज़ टू इन्वेस्ट रिसोर्सेज इन सेटिंग अप प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, तो क्या एडवांटेजेस हैं? द कंपनी हैज़ नॉट इन्वेस्ट रिसोर्सेज। इसमें जो कंपनी जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे रिसोर्सेज को, सेटिंग अप प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ में ज़्यादा रिसोर्स को इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। द कंपनी इज़ फ्री फ्रॉम द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन फॉरेन मार्केट।
फिर द कंपनी इज़ फ्री फ्रॉम द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन द फॉरेन मार्केट। जो भी डोमेस्टिक कंपनीज थे वो रिस्क फ्री हो गए थे कि उनको फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टिंग करने से कोई नुकसान नहीं होगा। द प्रोडक्ट कॉस्ट इन द फॉरेन मार्केट में भी लोअर, और फॉरेन प्रोडक्ट कॉस्ट जो है फॉरेन मार्केट में कम से कम रखा गया था। द बेसिक मटेरियल मे नॉट बी अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट, और डोमेस्टिक मार्केट में जो है उनका बेसिक मटेरियल जो है वो अवेलेबल नहीं हो रहा था। फिर आता है द कंपनी में गेट डिफरेंट बेनिफिट्स फॉर होस्ट काउंटिंग। द कंपनी जो है वो डोमेस्टिक कंपनीज जो है वो डिफरेंट बेनिफिट उनको मिल रहा था, उनको नया नया बेनिफिट अलग अलग देखने को मिल रहा था, उन लोग को मिल रहा था बेनिफिट जिसको फ्रॉम होस्ट काउंटिंग भी कह सकते थे। फिर आता है उसका डिसएडवांटेज कि उसका डिसएडवांटेज क्या था उस स्ट्रेटेजी का। द कंपनी विल हैव लेस कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चरिंग। इसमें कंट्रोल था मैन्युफैक्चरिंग का, वो बहुत ही कम प्रोडक्शन कर सकते थे। फिर पोटेंशियल प्रॉफिट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग आर नॉट अवेलेबल। पोटेंशियल प्रॉफिट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का अवेलेबल नहीं था। फिर देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ पोटेंशियल कॉम्पिटिटर। एक नया बड़ा कॉम्पिटिटर डेवलपिंग कॉम्पिटिटर बनने में भी रिस्क था। इफ़ देयर इज़ टेक्निकल सेक्रेसी देन कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट सुटेबल। अगर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ है या टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था, सुटेबल नहीं था। ये तो था एडवांटेज और डिसएडवांटेज के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उनका क्या स्ट्रैटेजी था जो एक्सपोर्ट और एंटर होने में फॉरेन मार्केट में हेल्प करता था। इसके ऊपर आपको नोट्स लिखना होगा। इसको एग्जाम में अगर आपसे पूछ सकता है सवाल कि राइट अबाउट द स्ट्रेटेजीज ऑफ एक्सपोर्टिंग टू एंटर इनटू द फॉरेन मार्केट। ये 5 नंबर का सवाल या 10 नंबर का सवाल आ सकता है आपको बिजनेस इन्वायरमेंट में या फिर 12 का बिजनेस स्टडीज़ में। तो आपको ऐसा ही लिखना होगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं पीडीएफ देखकर आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ। एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स और सर्विस टू द फॉरेन कंट्री इज़ एन ईजी स्ट्रेटजी टू एंटर इनटू द फॉरेन मार्केट ऑफ द डोमेस्टिक फर्म ऑफ एन इकोनॉमी। जो गुड्स और सर्विस हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में वो बहुत ही ईजी हो जाता है, बहुत ही एक ईजी स्ट्रेटजी है फॉरेन मार्केट में एंटर होना डोमेस्टिक मार्केट का इकोनॉमिक के साथ। A company having insufficient demand of its product। उस समय स्टार्टिंग में तो कंपनी का जो है insufficient डिमांड रहता है, बहुत कम डिमांड रहता है, सर्विस रहता है प्रोडक्ट का, बहुत कम डिमांड रहता है सर्विसेज और प्रोडक्ट का। इन डोमेस्टिक मार्केट में सर्च फॉरेन मार्केट एंड द कंट्रीज इन विच देयर इज़ डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट। और डोमेस्टिक मार्केट जैसे कि यहाँ का डोमेस्टिक मार्केट यहाँ का इंडियन लोकल मार्केट है, और तो वहीं पे फॉरेन का जो फॉरेन मार्केट्स होंगे वो वहाँ पे लोकल मार्केट यानी कि डोमेस्टिक मार्केट्स होंगे। तो वहाँ का डोमेस्टिक मार्केट में फॉरेन मार्केट का कुछ प्रोडक्ट का डिमांड कभी कभी बढ़ता था, कभी कभी घटता था। और इसमें मार्केट एंड द कंट्रीज इन विच देयर इज़ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स इज में एक्सपोर्ट इट देयर कंपनी। और इसमें इसी में मौका मिलता था एक्सपोर्ट करने का कंपनी को, नया यूटिलाइज करने का कि किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, किस चीज़ का एक्सेस ज़्यादा है यहाँ पे इस मार्केट में। प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू थ्रू एक्सपोर्टिंग is the least risky strategy and needs little organizational change। और प्रोडक्शन कैपेसिटी में बढ़ावत किया गया, इंक्रीज़ किया गया, उसका रिवेन्यू को इंक्रीज़ किया गया, उनके एक्सपोर्ट में इंक्रीज़ किया गया। उसके बाद एक्सपोर्टिंग इज़ टू लीस्ट रिस्की, और इसमें थोड़ा बहुत रिस्क हम लोग को स्ट्रेटजी में देखने को मिला कि इसमें हो सकता है कि आपका मार्केट ना भी चले, और इसमें हो सकता है कि आपको कुछ ऑर्गेनाइजनल चेंजेस करना पड़े, कुछ छोटा मोटा ऑर्गेनाइजनल चेंज करना पड़े, यानी कि नाम हो सकता है चेंज करना पड़े, या फिर प्रोडक्शन चेंज करना पड़े, आपका प्रोडक्ट डिमांड हो सकता है चेंज हो जाए। ये सब रिस्क था। द कंपनी कैन प्रेफर एक्सपोर्टिंग एज एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब हम लोग इसके कुछ एक्सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज जो है उनके कुछ सिचुएशंस को देखेंगे। If the cost of production is high in the foreign market, then the domestic market। कभी कभी प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है फॉरेन मार्केट में हाई होता है, तो इसके लिए भी डोमेस्टिक मार्केट में भी बोला कि इतना ज़्यादा मतलब हाई नहीं होना चाहिए या फिर हाई होना चाहिए। देयर आर मेनली बोटल नेक्स इन द
प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स इन द फॉरेन मार्केट, फॉरेन मार्केट के जो भी प्रोडक्शन बॉटल नेक्स है, बहुत सारे ऐसे बॉटल नेक्स है, तो उसमें भी कंपटीशन हम लोग को देखने को मिलता है गुड के, यानी कि सामान के। द एक्सपोर्टिंग कंपनी हैज़ अंडर यूटिलाइज्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी, और एक्सपोर्टिंग कंपनी जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी के। फिर नंबर ऑफ कंपनीज सेलिंग द सेम प्रोडक्ट इन द फॉरेन मार्केट इज़ वेरी मिनिमम, और सेम प्रोडक्शन, सेम प्रोडक्ट करने वाले, सेम प्रोडक्ट बेचने वाले, सेम प्रोडक्शन करने वाले कंपनीज जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं फॉरेन मार्केट में, बहुत ही मिनिमम 10, 15, 4, 5 ऐसे देखने को मिलते हैं जो सेम प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं। डोमेस्टिक गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, फिर गवर्नमेंट, डोमेस्टिक गवर्नमेंट जो कि इंडियन गवर्नमेंट है, वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते थे एक्सपोर्ट प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट्स पे। फिर इन द फॉरेन कंट्री डज नॉट अलाउ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्री जो है वो अलाउ नहीं करता फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। फिर इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व पॉलिटिकल एंड अदर रिस्क, और इन फॉरेन कंट्री में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर करना चाह रहे हो उस टाइम पे, तो फिर उसमें कुछ पॉलिटिकल इश्यूज और कुछ रिस्क भी हुआ करते थे। द कंपनी में एक्सपेक्ट देयर विल बी नो लॉन्गर टर्म रिटर्न इन द फॉरेन मार्केट एंड हेंस मे नॉट बी। द कंपनी में कंपनी कुछ और एक्सपेक्ट करता था, कुछ और चाहता था, लेकिन हो कुछ और जाता था। कंपनी एक्सपेक्ट करता था लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता था। फॉरेन मार्केट में वो बहुत ही छोटा टाइम के लिए होता था, और हेंस मे नॉट बी, और ये शायद अभी भी नहीं है। फॉरेन मार्केट में आप ज़्यादा समय तक मार्केट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते आते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जुड़े रहें माइक स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के आपका बहुत बहुत शुक्रिया।